मेरी हॉबीज़ फिक्शन पढ़ना, ब्लॉगिंग करना, अगर आप 8 घंटे दे पा रहे हो तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम को तो पक्का क्रैक कर सकते हो। जो उस टाइम में आप कोई नहीं आपको सपोर्ट करने को मिलेगा, आप किसी से बात भी नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपकी फैमिली ही रहती है जो आपको समझती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आशीष कुमार सिंह। अभी हम सुपौल ज़िले के बीरपुर में हैं और हमारा यहां पहुंचने का मुख्य मकसद सुपौल ज़िला का नाम रोशन करने के साथ साथ पूरे देश में अपना परचम लहराया है और यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं सुशांत कुमार, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। किस तरह फील हो रहा है अभी आपका? बहुत सारे लोग घर पर भी आ रहे होंगे मिलने के लिए, क्या कुछ है? काफ़ी अच्छा लग रहा है और मतलब क्योंकि 2 साल तक की एक लंबी तैयारी थी और उसके बाद अचानक रिज़ल्ट आना तो एक मतलब खुशी की लहर आ रही है, महसूस हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तैयारी किस तरह से करते थे अगर हम जानना चाहें? 2 साल आपने कहा काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो किस तरह से शेड्यूल था और कैसे तैयारी कर रहे थे? तैयारी मैंने काफ़ी सिंपल रखी थी। मैंने अपनी सेल्फ स्टडी पे भरोसा रखा था और मेरी शेड्यूल ऐसी थी कि 9 घंटे की पढ़ाई मैं करता था, 3 घंटे की 3 शिफ्ट्स में, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक शाम के टाइम। और कोशिश करता था कि मैं बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट ना हूँ और लगातार एक डिसिप्लिन, एक रूटीन के साथ उसको फॉलो करूँ और मैं अपने टारगेट्स बनाता था महीने के, हफ्तों के, उसको कंप्लीट करूँ अच्छी तरीके से। पारिवारिक स्थिति के बारे में ज़रा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सभी लोगों की इच्छा होती है जो पारिवारिक स्थिति कैसा था, किस तरह से? मेरे पापा मिडिल स्कूल में टीचर हैं और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है और इसी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रही और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जिसने मुझे मदद की अच्छे से तैयारी करने में। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे अगर मुझे कोई टेस्ट सीरीज़ चाहिए थी या कोई भी रिसोर्सेज चाहिए थी तो उनमें मुझे कभी भी इश्यूज़ नहीं आए, तो ये एक स्टेबिलिटी थी जो बैकबोन रहती है किसी के लिए भी। तो मैं बहुत लकी हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी ऐसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रही। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? काफ़ी रहा। मुझे लगता है कि किसी के लिए भी, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, और वो कुछ भी कर रहा हो किसी भी फील्ड में, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली और हर चीज़ में, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट होते हो कभी कभार मेंटली और आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हो कभी कभार, तो उस टाइम में आप कोई नहीं आपको सपोर्ट करने को मिलेगा, आप किसी से बात भी नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपकी फैमिली ही रहती है जो आपको समझती है, आपको टाइम देती है, कॉन्वर्सेशंस करती है और वो प्राइसलेस है। वो मतलब वर्ड्स में डिस्क्राइब करना ही उसको मुश्किल है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। तैयारी कहाँ से आप कर रहे थे? बाहर कहीं गए थे या घर से ही तैयारी कर रहे थे? नहीं, मैं घर से ही तैयारी कर रहा था। मेरे लिए रिसोर्सेज बस एक मेरी लैपटॉप थी, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल रिसोर्सेज करंट अफेयर्स की थी वो मैंने इस्तेमाल की। उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं उस पर मैं रिलाई किया। मेन मेरा यही था कि एक बार जब मेरी सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद 1-2 रिविजन्स हो चुकी हों, तो मैं जितने से जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकूं और एनालाइज कर सकूं, वो इम्पोर्टेंस मैंने दी थी। कहीं न कहीं सभी लोग पढ़ाई करते थे, तो गार्जियन एक बात बोलते थे जो 16 घंटा 18 घंटा पढ़ाई करना है, लेकिन आपने कहा सिर्फ 9 घंटा। तो सिविल सेवा के लिए सिर्फ 9 घंटा, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर किसी के लिए चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 9 क्या, अगर आप 8 भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस क्योंकि 8 घंटे भी एक लंबे समय तक देना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप 8 घंटे दे पा रहे हो तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम को तो पक्का क्रैक कर सकते हो, और कुछ कर सको ना करो, ये एग्ज़ाम में तो कर सकते हो। कई सारे वीडियोज़ एक यूपीएससी कोचिंग चलाते हैं दृष्टि, डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर, उनका कहना था कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेकर के खासा वो चर्चा में रहते हैं। आप किस मीडियम से थे? मैं इंग्लिश मीडियम से था। शुरू से ही मैंने पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से ही की, इसीलिए तो मेरे लिए वही कंफर्टेबल ज़्यादा थी। सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा था आपका? एग्ज़ाम से लेकर इंटरव्यू तक का जो पार्ट होता है उसमें सबसे टफेस्ट आपके लिए क्या था?
मुझे लगता है आजकल जैसी प्री की एग्ज़ामिनेशन होती है बहुत अनसर्टेन होता है, और जब मैं एग्ज़ाम दे के भी निकला तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं शायद सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं, क्योंकि आपको चांसेस लेने पड़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पे वो गेम आती है। तो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी जितनी है और वाइड स्पेक्ट्रम है क्वेश्चंस के, तो मुझे लगता है आज के टाइम में तो पक्का प्रीलिम्स सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ है तीनों में से। तो जैसे इंटरव्यू दिखाए जाते हैं, मॉक वीडियोस वगैरह मिलते हैं, उसमें जिस तरह से इंटरव्यूज़ दिखाए जाते हैं, क्या इंटरव्यूज़ उसी तरह होता है या फिर आपका सवाल किस तरह का था, उस टाइम आप क्या सोच रहे थे और किस तरह से इंटरव्यू आपने दिया था? इंटरव्यू कम्प्लीटली मैं नहीं समझता कि मॉक्स जैसे होते हैं। मॉक्स में काउंटर क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, आप आंसर कर रहे हो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट, और वो शायद एक लंबा फेज़ भी चलता है। ये और मुझे उस हिसाब का नहीं होता है। वहाँ पे बहुत कॉर्डियल होते हैं बोर्ड, आपको अलाउ करते हैं आपकी ओपिनियन सुनने के लिए, और बहुत ज़्यादा काउंटर क्वेश्चंस नहीं करते हैं, और डिफरेंट फील है, आप मौका आपको ज़्यादा मिलता है, कंफर्टेबल आप ज़्यादा रहते हो। मेरे से क्वेश्चंस बेसिकली जो मेरी इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, रशिया यूक्रेन वॉर पे क्वेश्चंस थे, गल्फ़ वॉर, होली वॉर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फिर करंट अफेयर्स में बिहार में लिकर लॉ पे थी, मेरी हॉबीज़ फिक्शन पढ़ना, ब्लॉगिंग करना, उन सब पे क्वेश्चन थे। तो आपने जो तैयारी की थी, सारा जितना भी आपका पार्ट्स होगा तैयारी का, उसका प्रिपरेशन किस तरह का, सिर्फ बुक्स इसमें इन्वॉल्व थी या फिर आपका सोशल इश्यूज़, ह्यूमैनिटेरियन, जितना भी आपका आसपास का एनवायरनमेंट, ये सारे की तैयारी करना आवश्यक है या आप किस तरह से उसकी तैयारी की है? तैयारी सिलेबस के हिसाब से करनी चाहिए। तो जो सब्जेक्ट्स थी बेसिकली 4-5 होती हैं, और बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स जितने भी हैं, तो टॉपिक्स आप देखो जो आपके बुक्स जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं अगर उनमें वो अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करो, और नहीं तो जहाँ जहाँ कोचिंग के मटेरियल्स भी कुछ आपको मिलेंगे कुछ टॉपिक्स पे, और सिंपल आप गूगल सर्च भी करोगे तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी आपको। तो बस आप सिलेबस देखो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अगर इनके अकॉर्डिंग चलोगे तो आप ये समझ जाओगे कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या नोट्स बनाने हैं। 20 सेकेंड। आप किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, आईपीएस और आईएएस? क्योंकि आईएएस तो शायद मुश्किल होगा, आईपीएस आपको प्रेफर है? हाँ, मेरी चॉइसेस थी आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, और एक प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग तो आईएफएस भी 90 के आसपास ख़त्म होगी, तो मुझे आईपीएस क्योंकि मेरी तीसरी चॉइस है तो वो मिलेगी। तो मैं एक्साइटेड हूँ काम करने के लिए, लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि कैसे मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ, और देखता हूँ क्या सीखने को जानने को मिलेगा। और आज के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और जैसे हम आगे बढ़ रहे ईज़ ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो उसमें एक पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करूँ जहाँ भी मैं पोस्टेड हूँ। फर्स्ट वर्क आपका क्या होगा अगर आप पहला ज्वाइन करते हैं, तो प्राथमिकता के साथ किस काम की शुरुआत करना चाहेंगे आप? मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल अच्छे से करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इनिशियल में तो आपको बस सीखने का काम रहता, तो मैं चाहूँगा जो भी छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं, बेसिक रूटीन वर्क, वो मैं अच्छे से करूँ और कॉम्पिटेंस अपनी डेवलप करूँ जॉब में। तो मेरी अभी तो वही पहली वो प्रायोरिटी है। बहुत सारे न्यूज़ देख रहे होंगे, लॉज भी बिहार में देख ही रहे होंगे, तो क्या लगता है आपको किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में आप बढ़ेंगे इसके बाद? अगर मैं पॉलिसी मेकर यहाँ पे, क्योंकि मैं लॉ एंड ऑर्डर में सेलेक्ट होऊंगा, तो मैं चाहूँगा कि जैसे केसेस होते हैं शायद टेक्नोलॉजी की यूज़, आजकल बहुत न्यूज़ में भी रहा है कि टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए पुलिसिंग में, और रिसर्च की भी एक इम्पॉर्टेंस रहती है पुलिस में, तो शायद इन फील्ड्स में मैं चाहूँगा। लेकिन अगर मैं पॉलिसी मेकर मुझे मौका मिलता तो एंटरप्रेन्योरशिप आज के टाइम में तो मस्ट है। हमारी नेशन प्रोग्रेस भी उसी पे कर रही है, 1991 से हम उसी फ़िलॉसफी पे आगे बढ़े हैं, तो अगर उसको प्रमोट किया जा सके एक नए सिरे से, और फोकस हमारा शिफ्ट हो, क्योंकि अभी शायद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ज़्यादा इंक्लाइंड है कि गवर्नमेंट सारी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट एसेंशियल चीज़ें करे और बाकी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को इनेबलर बने, गवर्नमेंट एज एन इनेबलर, अगर वो उसमें कुछ किया जा सके तो वो बहुत ही पॉजिटिव काम होगा।
कई सारे युवाओं के लिए आप रोल मॉडल बन गए हैं, तो जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मे बी घर से कर रहे हो या बाहर से कर रहे हो, उसके लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे तैयारी कर? उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन की है। अगर आप डिसिप्लिन रहते हो थ्रू आउट द प्रिपरेशन और स्मार्ट थोड़ा रहते हो कि ये अननेसेसरीली कुछ नए रिसोर्सेज आप नहीं लो, जो आप पढ़ रहे हो उस पर भरोसा रखो और हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि अगर मैं अपना 100% दूंगा तो सिलेक्शन बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आराम से सिलेक्शन मुझे मिल जाएगी। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के साथ और ऑनेस्टी के साथ अगर आप काम करोगे तो सफलता बहुत नज़दीक है आपके। लास्ट सवाल, कल जब आपका रिजल्ट आया था तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली काफ़ी इमोशनल हुई थी और डेफिनेटली होता भी है कि मतलब ये हमारे इलाके में तो ये बातें यूपीएससी का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है और मुझे भी बचपन से ये मैं सुनते आया हूँ, तो उनके मन में भी एक हमेशा से ख्वाब रहा था, तो वो जब पूरा हुआ तो इमोशनल थे काफ़ी। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ अभी थे सुशांत, जिनको आपने सुना और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस भी क्षेत्र में उन्हें काम करने का मौका मिलेगा वो आगे बढ़ाएंगे और उस फील्ड में वो काम करते हुए अपने समाज का ही नहीं देश का भी नाम रोशन करेंगे। बहरहाल इस खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778। भास्कर आई केयर सेंटर, हॉस्पिटल चौक, विराटनगर। हमारे यहाँ आंख संबंधित सभी प्रकार का इलाज आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है और काला मोतियाबिंद का सफल इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर झा जी के द्वारा किया जाता है। हमें संपर्क करें 9801325172 और 009779820725965 पर।